जय हिंद विद्यार्थियों। जय हिंद शिक्षा संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आप सबके सहयोग से संस्थान ने आज 5000 सब्सक्राइबर का सफर पूरा कर लिया है। शुरुआत अभी जय हिंद शिक्षा संस्थान के यूट्यूब चैनल की हुई है। अभी यूं तो ये चैनल काफ़ी पुराना है, लेकिन बीच में कई साल तक बंद रहा और अब पिछले 3-4 महीने से निरंतरता बनी हुई है। यही कारण है कि आप जैसे दर्शकों का सहयोग प्राप्त हुआ और हमने 5000 के एक पहले छोटे माइलस्टोन को प्राप्त किया। आप सबका सहयोग इसी प्रकार मिलता रहे। हम निरंतर अपने वीडियो हर सब्जेक्ट के आपको देते रहेंगे। विद्यार्थियों, आप अगर कमेंट बॉक्स में अपनी कुछ परेशानियां या सुझाव लिखेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। आप समय समय पर क्या अपेक्षा करते हैं और हमें क्या सुधार करना चाहिए, आप निरंतर हमें बताते रहें। वीडियो अच्छा लगता है तो क्यों अच्छा लगता है, उसमें ऐसी क्या विशेषता थी, और अगर उसमें कोई कमियां हैं तो आप उसका भी जिक्र कीजिए। जैसे कई बार ऐसी चूक भी होती हैं तो उन्हें आप मानवीय भूल समझकर इग्नोर कर दें। जैसे कल मैंने नील नदी की लंबाई को 6670 मीटर लिख दिया था और बोला भी था 6670 मीटर। तो कभी कभी ऐसी भूल हो जाती है। तो अब इतना कॉमन सेंस तो आप सब में है ही कि सबसे लंबी नदी 6670 मीटर की तो नहीं हो सकती, वो किलोमीटर है। एक्चुअली निकल गया मीटर। एक बच्चे ने इसमें सजेस्ट का किया भी था, जो भूल सुधार के लिए बोला भी था। अब चूंकि वीडियो एक बार डल जाता है तो भूल सुधार होना फिर मुश्किल हो जाता है, लेकिन विद्यार्थियों आप लोग अपने स्तर पर इसको समझ लिया करें। छोटी मोटी चीजें हैं, कभी कभी बोलने में टंग भी फिसल जाती है, तो आप उसको नेचुरली अपने हिसाब से समझ लिया करें। कभी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, तो ये छोटी छोटी मानवीय भूल हैं, इन्हें इग्नोर करें और मेन जो मुद्दा है जिसके लिए आप यहाँ बैठे हैं या अथवा जिसके लिए आप इस वीडियो को सुन रहे हैं उन पर ध्यान दें। हम इसी तरह से निरंतरता बनाए रखेंगे, बस आपके सहयोग की अपेक्षा है। आइए आज हम बात करते हैं वर्ल्ड में कौन कौन सी ट्राइब्स हैं, कौन कौन सी जनजातियां हैं। इनके बारे में अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। ज्योग्राफी का ही एक पार्ट है, मानव भूगोल के अंतर्गत ये आता है, इसलिए मुझे लगा ये भी दे देना चाहिए। तो आइए विद्यार्थियों, आज सबसे पहले हम बात यही करें कि पूरी दुनिया में कितनी मानव जातियां हैं। मानव जातियों को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मानव का अस्तित्व पहले इस दुनिया में सबसे पहले कहाँ महसूस किया गया। सबसे पहले मानव के चिन्ह कहाँ पाए गए। तो सबसे पहले मानव से पहले भी मैमल शब्द का हम प्रयोग करें, स्तनपायी या स्तनधारी जीव सबसे पहले अफ्रीका में ही पाए गए थे, आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले। लेकिन दूसरी ओर कुछ विद्वानों का मत है कि मानव जैसे प्राणी के जीवाश्म लगभग 1 करोड़ साल पहले मिले हैं। तो उससे लगता है शायद 1 करोड़ साल पहले भी मानव होगा। लेकिन मानव का जो सही इतिहास है वो मिलता है होमोसेपियन काल से। होमोसेपियन, जिसको हम, होमो मीन्स होता है मानव, ह्यूमन, ह्यूमन होमो से बना ह्यूमन लैटिन भाषा का शब्द है, और सेपियन शब्द जो होता है, सेपियन मतलब होता है वाइज मैन, चतुर मानव। तो होमोसेपियन मतलब चतुर मानव या जो बुद्धिमान मानव है। बुद्धिमान मानव का अस्तित्व लगभग 15 लाख से 14-15 लाख से 25 लाख के बीच में माना जाता है। सामान्य तौर पर पृथ्वी पर मानव का अस्तित्व 25 लाख साल पहले हुआ, इस बात को सभी मानते हैं। लेकिन इससे पहले क्या मानव नहीं था? मानव था, तो किस रूप में था? हम एक शब्द प्रयोग करते हैं, आदि मानव। आदि मानव का मतलब होमोसेपियन से ही है, याद रखिएगा। होमोसेपियन ही आदि मानव है, जो पहला चालाक मानव था। चालाक शब्द या बुद्धिमान, ये शब्द क्यों प्रयोग किया गया? क्योंकि उसने ही अग्नि का आविष्कार किया था। सबसे पहले जाना था कि अग्नि में यदि मांस को भूना जाए तो मांस ज्यादा स्वादिष्ट और हाइजीनिक हो जाता है। तो इस तरह से सबसे पहले तो शुरुआत मांसाहार से ही हुई थी। पहले खाने पीने के लिए कृषि या कृषि के उत्पाद तो थे नहीं, इसलिए मांसाहार से शुरुआत होती है। और वहीं वाइस मैन ने इस चीज को समझा। वाइस मैन ने न सिर्फ अग्नि का बल्कि साथ ही एक और आविष्कार किया था आगे चलकर, जो पहिए का आविष्कार जाना गया। वाइस मैन की आगे जनरेशन ने पहिए का आविष्कार किया। दुनिया के सबसे बड़े आविष्कार यही दो हैं, एक अग्नि और दूसरा पहिया। ये अपने आप में बड़ी चीज थी। और अब पहिया एक आविष्कार है और अग्नि एक खोज है, दोनों में बस फर्क इतना है। अग्नि पहले से थी, उसकी खोज की गई। क्योंकि जब कभी जंगल में आग लगती थी तो सारे जानवर आक्रांत हो जाते थे, भाग जाते थे। उनके लिए अग्नि कोई राक्षस से कम नहीं था। बाद में
समझ में आया कि यह अग्नि न सिर्फ हमको जला सकती है बल्कि हमारे बहुत सारे काम भी आ सकती है। तो अग्नि की खोज में और बाकी अग्नि की खोज हुई और पहिए का आविष्कार हुआ। ये दो खोज ने ही पूरी मानव जाति को बदल कर रख दिया। तो अग्नि और पहिया ये दोनों ही मुख्य थे। प्रश्न उठता है, क्या मानव शुरू से इसी रूप में था? नहीं, मानव की शुरुआत होती है चौपाए से, यानी मानव के 4 पैर हुआ करते थे। 4 पैर के साथ साथ कहा जाता है कि चूंकि हमारे पूर्वज बंदर थे, बानर थे, तो बानर थे इसका मतलब पूंछ भी थी, और पूंछ के अवशेष अभी भी हमारे पीछे मिलते हैं। रीढ़ की हड्डी के जस्ट नीचे पूंछ के अवशेष अभी भी पाए जाते हैं। तो ये अवशेष बताते हैं कि इस जगह पर कुछ न कुछ अंग हुआ करता था जो आज अवशेष के रूप में रह गए हैं। धीरे धीरे करके वही मानव, उसने पैरों का प्रयोग करना ज्यादा शुरू कर दिया, आगे के पैरों का प्रयोग कम करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे वो चलना शुरू हो गया। कहा जाता है कि मानव ज्यादा सुदृढ़, ज्यादा ताकतवर तब था जब उसके 4 पैर चौपाए हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे 2 पैरों पर खड़ा होता गया वैसे वैसे उसकी बुद्धि प्रबल हुई, लेकिन शरीर कमजोर होता चला गया। आगे चलकर यही मानव गोरिल्ला और चिंपांजी के रूप में देखा गया। गोरिल्ला और चिंपांजी का ही आधुनिक रूप होमोसेपियन है। इस तरह से हमने पूरे मानव जाति का सफर तय किया। 25 लाख साल पहले से लेके आज तक बहुत सारी प्रजातियां इस दुनिया में पैदा हुई मानव की। उन प्रजातियों में 3 प्रमुख प्रजातियां, आज बहुत सारी प्रजातियां हैं। अगर हम ह्यूमन रेसेस की बात करें तो इनकी संख्या 100 से भी अधिक है, क्योंकि मिक्स्ड प्रजातियां पैदा होती गई। लेकिन ये मूलतः 3 ही जातियों से निकली। 3 जातियां, उनमें निग्रोइड सबसे पहले, मानव की प्रथम प्रजाति या सबसे पुरानी प्रजाति निग्रोइड है। ये अफ्रीका क्षेत्र में पाई जाती है। अफ्रीका में भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाने वाले व्यक्तियों को निग्रोइड कहा जाता है। इक्वेटोरियल रीजन में पाई जाने वाली मानव की सबसे पुरानी प्रजाति, ओल्डेस्ट रेसेस ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड निग्रोइड, और ये सारे के सारे इक्वेटोरियल क्षेत्र में पाए गए। और दूसरी जाति है कॉकेसॉइड। एक निग्रोइड की क्या विशेषता है ये भी आप जान लें। निग्रोइड का जो मूलतः कदकाठी छोटी थी, छोटी कदकाठी, रंग काला, बाल इनके ऊन जैसे, रस्सी जैसे मोटे मोटे बाल, ये इनकी विशेषता हुआ करती थी। नाक चपटी थी, सर थोड़ा सा अपेक्षाकृत चौड़ा था, यहां से उठा हुआ माथा था, होठ बड़े बड़े थे, इनके शरीर पर बाल बहुत ज्यादा थे। ये प्रजाति निग्रोइड प्रजाति थी। इसके अलावा दूसरी प्रजाति कॉकेसॉइड, दुनिया की सबसे ज्यादा संख्या वाली अगर कोई प्रजाति है तो वह है कॉकेसॉइड। आज जो यूरोप और आपके अमेरिका में ज्यादातर यही जाति मिलती है, कॉकेसॉइड। यूरोपियन और अमेरिका की जो वाइट येलोइश जाति है, मूल रूप से वाइट, जिन्हें हम गोरे लोग कहते हैं, वो कॉकेसॉइड प्रजाति के हैं। निग्रोइड सारे काले रंग के थे, ये पूरे गोरे रंग के थे, और कॉकेसॉइड की कदकाठी भी ऊंची थी। आज जितनी भी प्रजातियां हैं उनमें गोरे और ऊंचे बदन वाले लोग कॉकेसॉइड के अंतर्गत आते हैं। काले निग्रोइड अलग समझ में आ जाते हैं। वो प्रजाति बहुत ज्यादा काले होते हैं, उनकी स्किन चमकीली होती है, चमकीली चमकदार काली होती है, वो निग्रोइड प्रजाति के हैं। बाल गुच्छेदार रस्सी जैसे बाल होते हैं। तीसरे हैं मंगोलाइड। मंगोलाइड येलोइश हैं, ये येलोइश कलर की जाती है, ये व्हाइट कलर की जाती है, ये ब्लैक कलर की जाती है। ये तीनों जातियों के मूल कलर हैं। मंगोलाइड ये कहाँ पाए जाते हैं? चीन और मंगोलिया के आसपास के क्षेत्रों में। चीन, मंगोलिया, जापान, कोरिया, इस सब क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियों को हम मंगोलाइड कहते हैं। इस तरह से 3 प्रकार की जातियां हैं, ब्लैक, व्हाइट और येलो। ये 3 कलर से ही बाकी मानव के जितने भी कलर बने वो सारे इन्हीं कलर के मिक्सचर से बने। जब इन्हीं जातियों का मिक्सचर होता गया तो बहुत सारी अन्य जातियों का जन्म हुआ। अगर आपसे कोई कहे कि हिंदुस्तान में कौन सी जाति, तो कोई पर्टिकुलर एक जाति नहीं, हिंदुस्तान में सारी जातियां मिक्स्ड हैं।
अगर नीग्रोइड हिंदुस्तान में कोई है तो कहां है? नीग्रोइड का ही रूप भारत में द्रविड़ियन है। द्रविड़ियन नीग्रोइड की ही एक प्रजाति है, इसे एशियन नीग्रोइड के नाम से जाना जाता है। तो द्रविड़ियन हिंदुस्तान के निचले भागों में और कुछ हद तक यही नीग्रोइड निचले भागों में, मतलब केरल, तमिलनाडु के आसपास अथवा अंडमान निकोबार में ये नीग्रोइड प्रजाति मिलती है। अगर हम बात करें मंगोलॉइड की, तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो क्षेत्र है वो पूरे मंगोलाइड का है। मंगोलाइड की विशेषता क्या होती है? इनकी आंखें छोटी होती हैं, अधखुली आंखें बोला जाता है इनको, आधी खुली हुई आंखें। इसका मतलब ये नहीं कि इन्हें कम दिखाई देता है, दिखता तो पूरा है और बहुत अच्छा दिखता है, शार्प होती हैं आंखें, लेकिन छोटी छोटी आंखें होती हैं। तो ये मंगोलाइड छोटी आंखों वाले हैं, पीले रंग वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट की सभी प्रजातियां मंगोलाइड प्रजाति की हैं। इसके साथ ही कॉकेसॉइड, हिंदुस्तान में जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र है, विशेषकर जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, ये पूरा क्षेत्र ये कॉकेसाइड का है। कॉकेसाइड जाति की ही एक उपजाति है भूमध्य सागरी। भूमध्य सागरी जाति का जब विस्थापन हुआ हिंदुस्तान की तरफ, अब देखिए मध्य मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें, मिडिल ईस्ट में जैसे जो आपके किर्गिस्तान और आपका अन्य क्षेत्र जो है मिडिल ईस्ट के, जिसमें किर्गिस्तान के आसपास का जो क्षेत्र है, वो जातियां प्रभावित रहीं मंगोलों से, और मंगोल मंगोलाइड थे। तो इस तरह से मिडिल ईस्ट से इधर से मंगोलाइड आए और इधर भूमध्य सागरी जाति जो कि काकेसाइड प्रजाति की, इधर से ये आए। इन्हीं जातियों के मिक्सचर से आगे आगे अन्य जातियां बनी। इसीलिए भारत में जब भी बात होती है, अगर हम काकेसाइड की बात करें तो इनकी नाक खिंची हुई, पैनी नाक होती है, ऊपर की ओर उठी हुई नाक होती है। नीग्रोइड की बात करें, नाक चपटी होती है। मंगोलाइड की बात करें तो मंगोलाइड की नाक ना तो खिंची हुई होती, ना पूरी तरह से चपटी होती, मीडियम होती है, अपेक्षाकृत फिर भी थोड़ी सी फैली हुई होती है, लेकिन इनका रंग पीला होता है। हाइट वाइज अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा हाइट काकेसाइड की है। मंगोलाइड छोटी प्रजाति है, छोटी, सबसे छोटी जातियों में या सबसे छोटे कद काठी वाले मंगोलाइड ही होते हैं प्राय। लेकिन नीग्रोइड में भी पिग्मी जाति दुनिया की सबसे छोटी जाति है हाइट के हिसाब से। तो ये दोनों ही छोटी जातियां हैं, लेकिन नीग्रोइड में बहुत ऊंची ऊंची जातियां भी हैं। तो दोनों प्रकार की जातियां मिलती हैं, प्रजातियां ऊंची भी और छोटे कद की भी। लेकिन मंगोलाइड प्राय छोटे कद के ही होते हैं और कॉकेसाइड इनका कदकाठी ऊंची होती है। तो यूरोप और अमेरिका कॉकेसाइड प्रजाति के लिए ही जाने जाते हैं। तो अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न आए तो सिंपल है कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र में कॉकेसाइड, नॉर्थ ईस्ट में मंगोलाइड और निचले भागों में नीग्रोइड पाए जाते हैं। क्लियर है? बहुत आसान है बताना। अब बस आपको यह समझना है कि नीग्रोइड का क्षेत्र भूमध्य रेखीय है, मंगोलाइड का क्षेत्र कहां है? जहां स्टेपी घास के मैदान हैं। एशिया का कौन सा भाग? मध्य भाग। एशिया का मध्य और दक्षिणी भाग जो है वो मंगोलाइड प्रजाति के लिए जाना जाता है, और काकेसाइड प्रजाति के लिए यूरोप और अमेरिका जाना जाता है। तो जिधर से भारत पास में पड़ता है उधर वही जाति आ गई। ऐसे समझेंगे, नीचे से इक्वेटर से पास में नीचे का भाग पड़ता है भारत का, इसलिए वहां निग्रोइड मिलते हैं। नॉर्थ ईस्ट भारत मध्य एशिया के मध्य भाग के पास में है, और अथवा पूर्वी भाग में जो दक्षिण पूर्वी भाग है एशिया का उसके पास में, वहां मंगोलाइड थे, इसलिए वहां भारत में भी मंगोलाइड पाए जाते हैं। काकेशियन ये भारत के, हम वैसे भी कहते हैं पूरब पश्चिम सभ्यता, तो पश्चिमी सभ्यता का मतलब अमेरिका और यूरोप से है। तो पश्चिम में अमेरिका और यूरोप थे, जब वो भारत में आए तो पहले उन्होंने पश्चिम में प्रवेश किया, इसलिए वहां कॉकेसाइड जाति मिलती है। तो समझना बहुत आसान है इस तरह से। अब विद्यार्थियों, इन्हीं जातियों के मिक्सचर से बहुत सारी जातियां बनी। अब हम उन जातियों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अगली जाति के बारे में अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों, मैं अगली जाति को लेकर सबसे पहले वर्ल्ड मैप पर आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं।
कहाँ गया? देखेंगे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं उन प्रजातियों की जो बर्फीले इलाकों में रहती हैं। बर्फीले इलाकों में रहने वाली 4 प्रमुख जनजातियां। नंबर 1 एस्किमो। नंबर 1 एस्किमो। सबसे पहली जाति एस्किमो। दूसरी जाति लेप्स। तीसरी जाति सेमोइड। चौथी जाति युकाधीर। युकाघीर। ये 4 जातियां आपको इसी क्रम में याद रखनी है। सबसे पहले बोला एस्किमो। एस्किमो मीन्स वह जनजाति जो उत्तर अमेरिका के ऊपरी भागों में कहां पाई जाती है? बर्फीले इलाकों में, मतलब जहां टैगा खत्म होता है और टुंड्रा की शुरुआत होती है। टैगा जलवायु क्षेत्र खत्म होता है और टुंड्रा की शुरुआत होती है, वहां मिलते हैं एस्किमो। ये बर्फीले इलाकों में रहते हैं, बर्फीले इलाकों में रहने वाली जाति है। ये मूलतः मांसाहार ही करते हैं, कच्चा मांस खाते थे, इसलिए अमेरिका की एक जनजाति जो नीचे वाली थी उसको कहते हैं रेड इंडियन। इधर नीचे पाई जाती है रेड इंडियन। ये रेड इंडियन कनाडा की निचले वाले भागों में पाई जाने वाली, उच्च भागों में एस्किमो और निचले भागों में, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के निचले भागों में रेड इंडियन और उच्च भागों में, ऊपर के भागों में एस्किमो। रेड इंडियन एस्किमो नाम वहां के रहने वाले लोगों को एस्किमो नाम रेड इंडियन ने ही दिया था, क्योंकि एस्किमो का मतलब होता है कच्चा मांस खाने वाला वहां की लोकल भाषा में। इसलिए चूंकि ये कच्चा मांस खाते थे इसलिए इनको एस्किमो नाम दिया गया। तो एस्किमो जनजाति ये ऊपरी बर्फीले इलाके की 4 जातियां आपके सामने लिखी हैं। परीक्षा में अगर प्रश्न आए तो इन चारों का आप उल्लेख करेंगे क्रम से। तो सबसे पहले उत्तर अमेरिका के उच्च अक्षांशों में हाई लैटिट्यूड में पाई जाने वाली जनजाति है एस्किमो। यूरोप के हायर लैटिट्यूड में लेप्स। एशिया में रशिया के उच्च भागों में, अगर हम वेस्टर्न साइड की बात करें तो सेमोइड, और ईस्टर्न साइड की बात करें तो युकाघीर। इस तरह से 4 जनजातियां, ये इनका अस्तित्व है बर्फीले इलाकों में, उच्च अक्षांशों में, जहां प्रायः टुंड्रा वनस्पति या टैगा का एंड होता है, टुंड्रा की शुरुआत होती है। मतलब ये कहां पाए जाते हैं? 60 डिग्री के ऊपर ही पाए जाते हैं। 60 डिग्री के ऊपर पाई जाने वाली ये जनजातियां हैं। अब एकदम पोल पे तो कोई रहेगा नहीं, वहां रहने की अनुकूल स्थितियां भी नहीं है। फिर भी जिस स्थिति में ये लोग रहते हैं बर्फीले इलाकों में, वहां सामान्य आदमी नहीं रह सकता। तो ये लोग क्या करते हैं रहने के लिए, चूंकि वहां हर समय बर्फ ही बर्फ जमी होती है, तो ये बर्फ के ही मकान बनाते हैं। बर्फ के मकान क्यों बनाते हैं? क्योंकि बर्फ ऊष्मा की कुचालक होती है। बर्फ ऊष्मा की कुचालक होती है, यानी कैसी होती है? इंसुलेटर का काम करती है। इंसुलेटर का काम करती है, इट मींस अगर बर्फ के अंदर ऊष्मा, हीट अगर रख दी जाए तो वो बाहर नहीं निकलेगी, आइस उसे बाहर नहीं निकलने देगी। तो यही कारण है कि बर्फ ऊष्मा की कुचालक होती है। इसका मतलब यह हुआ कि ऊष्मा, बाहर की ऊष्मा अंदर नहीं आएगी, अंदर की बाहर नहीं जाएगी। इसीलिए बाहर की सर्द हवाएं इग्लू के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती, और अंदर लोगों की जो गर्मी होती है वो बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए वो घर रहने लायक बने रहते हैं। नहीं तो बर्फ के मकान में कौन रहेगा? लेकिन फिर भी बर्फ के मकान में रहते हैं, बहुत समझदार होते हैं। एक काम और करते हैं, ये बर्फ के जो मकान बनाते हैं बीच में स्पेस छोड़ देते हैं, दोहरी परत बना देते हैं, डबल परत। एक लाइन अर्धचंद्राकार होते हैं घर,
एक लाइन बनाई, फिर उसके थोड़ा सा जगह छोड़ के दूसरी लाइन बना दी, तो बीच में एयर आ गई। एयर और भी इंसुलेटर का काम करती है। एयर भी अच्छी इंसुलेटर है। ये हमारी बॉडी में हम जो कपड़े पहनते हैं गरम, वो गरम कपड़े जो होते हैं वो कुछ और नहीं, वो कपड़े ऐसे होते हैं कि एयर को बाहर नहीं निकलने देते, बस एयर बबल को रोक के रखते हैं ऊनी कपड़े। और वही एयर जिसे रोक के रखते हैं, वो एयर क्या करती है, शरीर के अंदर की हीट को बाहर नहीं निकलने देती। वो एक अच्छी इंसुलेटर की काम करती है। इसलिए कोई भी कपड़ा, सबसे अच्छा गर्म कपड़ा उस कपड़े को कहते हैं जिसमें ज्यादा एयर बबल अंदर फंस कर रह जाए। इसीलिए सबसे छोटे बारीक रेशे वाला जो कपड़ा होता है वो सबसे अच्छा गर्म कपड़ा कहलाता है। एक्चुअली कपड़ा गर्म नहीं होता, कपड़े की एयर को रोकने की जो क्षमता होती है, उससे एयर को अंदर बांध कर रखने की क्षमता होती है, और वही एयर हीट को बाहर नहीं निकलने देती, इसलिए अच्छी इंसुलेटर का काम करती है। तो इसी प्रकार जितने भी ये एस्किमो लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि जानवरों की ही खाल शरीर पर ओढ़ते हैं, और जानवरों की खाल के साथ साथ बर्फीले इग्लू के घर बनाते हैं, और इग्लू के घर बनाकर उसके अंदर भी ये वहां दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में, एक सील और दूसरे वालरस। सील और वालरस नामक बड़े बड़े जीव समुद्र में पाए जाते हैं, उन्हीं का शिकार करते हैं ये। और सील मछली के मांस को ये वैसे ही जलाते हैं जैसे हम लोग सर्दियों में तापने के लिए जो प्रयोग करते हैं सिगड़ी इत्यादि का, उसमें कोयला रख देते हैं या लकड़ी रख देते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने इग्लू के घरों के अंदर सील मछली का मांस जला के छोड़ देते हैं। वो धीरे धीरे करके जलता रहता है, और उसकी गर्मी घर के अंदर बनी रहती है, जिससे इन्हें एहसास भी नहीं होता कि ये बर्फ के मकान में रह रहे हैं। बड़े अच्छे नॉर्मल टेम्परेचर जैसा महसूस करते हैं ये। तो वही जो मकान है, आप देखेंगे विद्यार्थियों, मैं मकान आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, अभी थोड़ी देर में दिखा देता हूं तो आपको और समझ में आ जाएगा। तो मैंने सबसे पहले बोला एस्किमो जनजाति जो होती है, ये इग्लू के मकान बनाती है और एक गाड़ी का प्रयोग करती है आवागमन के लिए, जिसे कहते हैं स्लेज। स्लेज नामक गाड़ी का प्रयोग करते हैं ये। स्लेज नामक ये कुत्ता गाड़ी होती है, कुत्तों के द्वारा, एक के पीछे एक कुत्ते बहुत सारे होते हैं और उसके पीछे बिना पहिए की गाड़ी होती है स्लेज, बर्फ पर फिसलती है। इसी का ये लोग आवागमन के लिए प्रयोग करते हैं। इनके घर इग्लू के हैं, लेकिन जब वहां गर्मियां आती हैं 1 से 2 महीने के लिए, उस समय ये लोग तंबुओं में चले जाते हैं। तो ये तंबुओं में फिर अपने घर बना लेते हैं। और तंबू काहे के होते हैं, जानवरों की खाल से बने हुए, जानवरों की स्किन को ही निकाल कर ये तंबू बनाते हैं। ये लोग हथियार का प्रयोग करते हैं जब कभी जानवरों को मारने के लिए, तो नुकीला भाला होता है, उसे कहते हैं हारपून। ये नुकीले भाले का प्रयोग करते हैं, उसे कहते हैं हारपून। समुद्र में जिस नौका का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं कयाक। कयाक। अब आपसे कोई कहे कि एस्किमो प्रजाति मूलतः कौन सी मानव प्रजाति है, तो आप क्या कहोगे, कॉकेसॉइड। क्या कहोगे, कॉकेसॉइड। कॉकेसॉइड कहां है, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, यही इनकी मूल स्थली है। तो कॉकेसॉइड कौन से हो गए, ये रेड एस्किमो हो गए कॉकेसॉइड। इसका मतलब कैसा कलर होगा, गोरा, ठीक है, व्हाइट येलोइश कलर के होते हैं एस्किमो लोग। अच्छा, इसके बाद अभी मैं एस्किमो के बारे में थोड़ा और जिक्र करूंगा बाद में। इसके बाद अगली प्रजाति है टुंड्रा टैगा के ऊपर टुंड्रा क्षेत्र में पाई जाने वाली लेप्स। लेप्स कहाँ है, बिल्कुल कहाँ, यूरोप के जस्ट ऊपर। यूरोप के जस्ट ऊपर पाई जाने वाली बर्फीली जातियों को लेप्स कहते हैं, बर्फीले क्षेत्र में पाई जाने वाली। तो ये दूसरी प्रजाति है लेप्स। इसके बाद
रशिया के पश्चिमी भाग में ऊपर की तरफ सेमोइड और पूर्व की तरफ युकाघीर। इस तरह से ये 4 जातियां आप लोगों को याद रखनी है। ये चारों जातियां बर्फीले क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियां हैं। अब कॉमन सेंस की बात है, अगर आपसे कोई कहे बताइए युकाघीर ये कौन सी प्रजाति से संबंधित है, तो मंगोलाइड कहां थे? ये मंगोलिया है। ये देखिए ये तिब्बत का पठार, यहीं चाइना, ये मंगोलिया, तो मंगोलिया के पास में है ना युकाघीर, तो आप कह सकते हो मंगोलाइड प्रजाति के। जो जिसके पास में है उसी प्रजाति का है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? जो जहां का है वहीं के पास का है। सेमोइड, अब सेमोइड किस प्रकार प्रजाति के होना चाहिए? ये भी कमोबेश मंगोलाइड ही है। ठीक है, तो ये दोनों ही मंगोलाइड हैं, मंगोलाइड प्रजाति के ही हैं। इसके बाद मैं अगली बात करता हूं। ये देखिए, ये हैं इग्लू के घर। इस तरह से बनाए जाते हैं, बर्फ से ढके हुए होते हैं चारों तरफ से। घुसने के लिए जगह बहुत कम होती है, रेंग के घुसते हैं। खड़े होकर तो घुस ही नहीं सकते आप, मुंह बहुत छोटा बनाया जाता है। बड़ा मुंह बनाएंगे तो ठंडी हवाएं अंदर घुस जाएंगी, इसलिए ठंडी हवाओं से बचाव के लिए इस तरह के मुंह बनाते हैं। जब ये रात को सोते हैं तो इसको भी ढक देते हैं, अंदर से ढांक देते हैं ताकि बर्फीली हवाएं अंदर प्रवेश न कर पाए। तो इस तरह के घर होते हैं इनके, इनको कहते हैं इग्लू। क्लियर है? ये अर्धचंद्राकार होते हैं। इग्लू का शेप अर्धचंद्राकार दिख रहा है कि नहीं, आधा चंद्रमा जैसा, ऐसे इनको कहते हैं इग्लू। एक ये आप देख रहे हैं एक विशेष प्रकार का जानवर, क्या है ये? इसे कहते हैं रेनडियर। ये है रेनडियर। रेनडियर मतलब बारहसिंगा जैसी जाति, हमारे यहां इसको बारहसिंगा बोलते हैं, इसी को बोल रहे हैं हम रेनडियर। तो ये रेनडियर ये क्या है? ये बर्फीले क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर हैं। और इन्हीं जानवरों का सबसे ज्यादा प्रयोग कौन करता है बर्फीले क्षेत्र में? ये जो आपने जातियां देखी, इन्हीं जातियों में से हमने पहली एस्किमो जाति देखी, उसके बाद लेप्स, लेप्स के बाद सेमोइड और फिर युकाघीर। युकाघीर सबसे ज्यादा इसका प्रयोग करते हैं। युकाघीर के जीवन का सबसे बड़ा, अगर उनके जीवन का कोई सबसे मुख्य अंग कोई है तो वो है, इसको कहते हैं रेनडियर। ये इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत है। इसी की खाल का प्रयोग करते हैं, इसी को का शिकार करके इसी का मांस खाते हैं। युकाघीर इनकी यही विशेषता है। तो बर्फीले इलाकों में कोई ना कोई तो मिलना चाहिए ना आजीविका का साधन, तो उसमें से इनके लिए यही प्रमुख आजीविका का साधन है। परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेनडियर प्रजाति का प्रयोग किसकी अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका अदा करता है, तो वो है युकाघीर। तो हमने क्या देखा कि हमने देखा है यहां पर थे एस्किमो, यहां थे लेप्स, और यहां पर थे, फिर कौन से थे? सेमोयड
और यहां थे युकागीर। चार जातियां। निचले भागों में रेड इंडियन, रेड इंडियन। इसके बाद अब आगे बात करते हैं हम अगली जनजाति। अगली जनजाति में आता है, नीचे और उतरिए तो फिर आती है माया जाति। माया जाति कहां है? मैक्सिको में। मैक्सिको में माया जाति। ये मैक्सिको की जाति है। इसके बाद और नीचे आए तो अब हम पहुंच जाते हैं सीधे दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में कौन कौन सी जातियां हैं? दक्षिण अमेरिका में अमेजन की घाटी में यहां पाए जाते हैं बोरो। और अर्जेंटीना, उरुग्वे के पास इस क्षेत्र में पाए जाते हैं माउचो। माउचो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। माउचो मूलतः उरुग्वे और अर्जेंटीना की जनजाति है। बोरो जनजाति अमेजन की घाटी में पाई जाती है। अमेजन नदी की घाटी में बोरो। मैक्सिको में माया। जो मायन सभ्यता आप लोगों ने पढ़ी होगी, मायन सिविलाइजेशन, उसका संबंध मैक्सिको से है। तो मायन सिविलाइजेशन माया जनजाति से ही आधारित है, इसी से नाम पड़ा माया। माया, बोरो और माउचो। माउचो के बाद अब आते हैं हम यूरोपियन जनजाति में। तो यूरोप की जनजातियों में एक हो गया लेप्स। लेप्स के अलावा अब हम आगे की बात करें तो यूरोप की हो गई लेप्स, और फिर मूलतः तो कॉकेसाइड है ही, कॉकेसाइड से ही बनी हुई जातियां हैं। अब नीचे आएंगे और तो अफ्रीका में, अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में पाई जाने वाली, सबसे पहले नीचे भाग में दक्षिण अमेरिका में जुलू। जुलू जाति दक्षिण अमेरिका। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में। जुलू, बुशमैन। इसके बाद सबसे प्रमुख भूमध्य रेखा के आसपास पाई जाने वाली पिग्मी। पिग्मी जाति। इसके बाद मध्य एशिया में
किर्गिज, किर्गिज। अरब में बद्दू, श्रीलंका में वेदा, श्रीलंका में वेदा। वेदा है, वेदा। ये है बद्दू और ये है वेदा। न्यूजीलैंड में माओरी, न्यूजीलैंड में माओरी। जापान में एनु, पाकिस्तान में अफरीदी, पाकिस्तान में अफरीदी। इसके बाद कीनिया और तंजानिया, कीनिया और तंजानिया इस भाग में यहां पाए जाते हैं मसाई, मसाई। थोड़ा सा आगे पीछे लिख दूं, मसाई। पिग्मी, पिग्मी और मसाई ये दोनों इक्वेटोरियल क्षेत्र में पाए जाते हैं। सेमांग मलेशिया में, मलेशिया ये मलेशिया का भाग है, देखेंगे आप ये वाला भाग यहां है सेमांग। ये है मलेशिया, है ना, ये मलाया द्वीप है और बोर्नियो का ये वाला पार्ट, मलाया द्वीप बोर्नियो का ऊपर का भाग, इसको कहते हैं मलेशिया। मलेशिया में सेमांग, बद्दू को ही युवाला भी कहते हैं। बद्दू या युवाला एक ही बात है। अरब, सऊदी अरब में ऐसे बद्दू जो ऊंट पालते हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन ऊंट है, ऊंट का ही दूध ये पीते भी हैं, बेचते भी हैं,
उसी का ये प्रयोग करते हैं अपनी अर्थव्यवस्था में। जैसे हिंदुस्तान में गाय है, ठीक ऐसे ही इनके लिए ऊंट है। तो जब ऊंट का प्रयोग करने वाले बद्दू, उनको युवाला कहा जाता है। बुशमैन ये अफ्रीका की वो प्रजाति है जो सबसे ज्यादा तीर धनुष का प्रयोग करती है। इनके तीर नुकेले जहर में बुझे हुए होते हैं। तो जहरीले तीरों का प्रयोग करने वाली जाति है बुशमैन। ये लोग भी पूरी तरह से शिकार पर आश्रित होते हैं और शिकारी प्रजाति के रूप में जानी जाती है। पिग्मी पूरे सभी जनजातियों में सबसे पिछड़ी जनजाति है, सबसे पिछड़ी जनजाति। ये आज भी नग्न अवस्था में रहते हैं। कपड़ों के नाम पर छाल इत्यादि बहुत कम, केवल गुप्तांगों तक सीमित होता है। बाकी ज्यादातर ये लोग नग्न ही रहते हैं। महिलाएं भी ऊपर कोई वस्त्र नहीं पहनती। ये पूरे मानव की सबसे छोटी प्रजाति है, मतलब इनकी हाइट सबसे कम होती है। शरीर पर सबसे ज्यादा बाल होते हैं इनके। इनकी हाइट 5 फीट के आसपास होती है। अब पिग्मी और मसाई, अब आप बताएंगे कि किस प्रकार की, जो 3 प्रजातियां हमने पढ़ी थी, तो उनमें से कौन सी होनी चाहिए? कौन सी होनी चाहिए? निग्रोइड। इक्वेटर के आसपास है ना, तो निग्रोइड। बस पहचानना बहुत आसान है। कौन सी प्रजाति जहां है वहीं से उसी का मुख्य अंश उनमें पाया जाएगा। तो निग्रोइड प्रजाति है पिग्मी मसाई, ठीक है। बुशमैन जुलू, परीक्षा में ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी जाति इक्वेटर के पास रहती है, कौन सी कैप्रिकॉर्न के पास, कौन सी कैंसर के पास। तो आप देख रहे हैं बुशमैन और जुलू, विशेष रूप से जुलू ये मकर रेखा के पास में। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल, ये बीच में, ये यहां पर, सॉरी, ये कौन सा वाला भाग है? ये है आपका भूमध्य रेखा और ये है मकर रेखा, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो कैप्रिकॉर्न के जस्ट नीचे बुशमैन, बुशमैन जाति मिलेगी आपको नीचे, और नीचे जाओगे तो जुलू मिलेगी। तो बुशमैन कालाहारी मरुस्थल, और इधर नीचे, इधर साथ में कौन सा है? नामीबिया का नाबीब मरुस्थल। ये नाबीब मरुस्थल है, जस्ट किनारे किनारे पर। उसके अंदर जाओगे तो कालाहारी मरुस्थल है। तो यहां पर जो कालाहारी क्षेत्र है, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, ये देश आते हैं। वहां बुशमैन जाति पाई जाती है। ये सबसे बड़े शिकारी होते हैं और तीरों का प्रयोग करते हैं, जहर से बुझे हुए तीरों का प्रयोग करते हैं। तो पिग्मी के बारे में हमने क्या पढ़ा? ये दुनिया की सबसे पिछड़ी जनजाति है। आज भी इनका विकास नहीं हुआ है और जंगलों में ही रहते हैं, इसलिए दुनिया की सबसे पिछड़ी जाति मानी जाती है। मसाई, ये वो जनजाति है जो भेड़ बकरियों का पालन करती है, उसी का मांस खाती है, और इनका भी जीवनचर्या बहुत सादा सिंपल होती है। सबसे ज्यादा अगर कोई जनजाति जो शाकाहार का सेवन करती है तो वो है सेमांग। सेमांग जनजाति ऐसी जनजाति है जो ज्यादातर शाकाहार का ही प्रयोग करती है, कंदमूल, फल इत्यादि का प्रयोग करती है। कहाँ पाए जाते हैं सेमांग? मलेशिया में। ये मांसाहार का कम से कम प्रयोग करते हैं। जब इन्हें शाकाहार नहीं मिलता तो समुद्र के किनारे जाकर फिर ये मछलियां पकड़ने का काम करते हैं। तो फिर ये अंततः फिर जलीय भोजन का ही प्रयोग करते हैं, तो वो उसमें मछली है, बाकी मांसाहार नहीं करते ये लोग। इन जातियों में सबसे अगर संपन्न जाति कोई है तो वो है किर्गिज, जो मध्य एशिया में रहते हैं। ये किर्गिज जाति, ये मध्य एशिया में रहने वाली किर्गिज प्रजाति, ये सबसे संपन्न है। ये अपने अर्थव्यवस्था के तौर पर जिस जानवर का प्रयोग करते हैं वो है घोड़े। घोड़ों का प्रयोग करते हैं। घोड़ों का ही मांस खाते भी हैं, उसी की खाल का प्रयोग भी करते हैं, और अपने दिनचर्या में घोड़े ही ये पालते हैं, और सबसे अच्छे किसान होते हैं। कृषक अगर कोई है इनमें सबसे अच्छा तो वो किर्गिज है, क्योंकि जिस जगह ये किर्गिज जाति पाई जाती है यहाँ स्टेपी घास के मैदान है, वहां पर कृषि करना अपेक्षाकृत आसान होता है।
अमेरिका के जंगलों में बोरो, और कांगो के जंगलों में पिग्मी। पिग्मी, इनको इसी तरह से याद रखना है आपको। कांगो के जंगलों में सबसे पिछड़ी जाति। अब स्वाभाविक है, हमने पढ़ा था कि दुनिया के सबसे घने जंगल दो ही हैं, या तो अमेजन की घाटी या कांगो। तो कांगो के जंगलों में भी अगर कोई रह ले तो बहुत बड़ी बात है ना। तो ये पिग्मी ऐसे ही कांगो के जंगलों में रहते हैं। इन जंगलों की ये विशेषता होती है कि हम जानते हैं कि इक्वेटर के पास बहुत ज्यादा पानी गिरता है, दलदली भूमि होती है, तो वहां पर शाम के समय एक मक्खी उड़ती है, और शाम के समय उड़ती है। जैसे हमने देखा है हमारे यहाँ कभी मच्छर शाम के समय बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जैसे ही सूर्य अस्त होता है उसके बाद मच्छर निकलना शुरू होते हैं, तो उनके अनुकूल जैसे ही माहौल बनता है तो वो बाहर आ जाते हैं। ऐसे ही वहां एक जहरीली मक्खी पाई जाती है। वो मक्खी 6 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ सकती, उसकी अधिकतम उड़ने की सीमा है 6 फीट। तो ये लोग क्या करते हैं, दिन में शिकार करते हैं और शाम होने से पहले ही अपने घरों को कहां बनाते हैं, पेड़ों के ऊपर मचान बनाकर घर बनाते हैं। और ये लोग जैसे ही मक्खी के निकलने का समय होता है फट से ऊपर चले जाते हैं। जरा सोचो कितना इनका कठिन जीवन है। अगर मक्खी काट ले तो जहरीली मक्खी होती है, हम जैसे लोगों को काटे हम तो फट से मर जाएंगे, लेकिन इन लोग तो उन्हीं के बीच में रहते हैं तो इन्हें आदत पड़ चुकी है, तो एकदम से तो नहीं मरते। इनकी स्थिति वैसी है जैसी हमारी है कि हमें मच्छर काट ले तो मलेरिया हो जाता है, लेकिन हर मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता। ऐसे ही वहां हर मक्खी के काटने से बीमारी नहीं होती, लेकिन कुछ जहरीली मक्खियां हैं वो काट लें तो बीमारी हो जाती है इनको। तो उन्हीं मक्खियों से बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं, पेड़ों के ऊपर मचान बनाकर अपने घर बनाते हैं और उन घरों में रहना पसंद करते हैं। तो इस तरह से ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि दुनिया की सबसे पिछड़ी जनजाति पिग्मी है, कहां पाई जाती है, कांगो की घाटी में। और ये लोग अपने घर कैसे बनाते हैं, तो आप कहेंगे पेड़ों के ऊपर मचान के रूप में ये अपने घर बनाते हैं। ऊंट का प्रयोग कौन करता है, खिरगीज। रेंडियर का प्रयोग कौन करता है, युकाघीर। कुत्ता गाड़ी का प्रयोग, स्लेज का प्रयोग कौन करता है, एस्किमो। एस्किमो कुत्ता गाड़ी का प्रयोग करते हैं। खिरगीज के घर बहुत अच्छे होते हैं। अच्छे कैसे, ये लोग एक प्रकार से तंबू टाइप के घर बनाते हैं, और वो तंबू के जो घर होते हैं उनमें भी जानवरों की खाल का प्रयोग करते हैं, घास फूस का प्रयोग करते हैं, ऐसे करके घर बनाते हैं। इनके घरों को यूर्ट कहा जाता है। एक शब्द प्रयोग होता है यूर्ट या युर्त, ये खिरगीज के घरों को कहा जाता है युर्त। भेड़ बकरियां कौन पालता है, मसाई। मसाई कहां मिलते हैं, केन्या और तंजानिया क्षेत्र में। शाकाहारी प्रकृति के कौन होते हैं, समांग, सेमांग। सेमांग शाकाहारी प्रवृत्ति के होते हैं। तो इतनी ही जनजातियां विद्यार्थियों आपको पढ़नी है। परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर आते रहते हैं, तो आप लोगों से गलती ना हो इसलिए मैंने आपको पूरा जो वर्ल्ड मैप है उस पर मैंने ड्रॉ करके दिखाया है ताकि आप उसे अच्छे से याद कर सकें। विद्यार्थियों, इस वर्ल्ड मैप को आप अच्छे से तैयार करेंगे और जितनी जातियां हैं जो आपके सामने लिखी हैं ये कॉन्टिनेंट वाइज आप याद कर लेंगे तो याद करना आसान हो जाएगा आपको, और लगभग इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। गलती कहाँ होती है, समांग मसाई एक जैसे लगते हैं। एक और जनजाति है सकाई। समांग और सकाई ये दो जनजातियां यहीं पाई जाती हैं, जहां समांग है वहीं सकाई है। बस अंतर इतना है कि थोड़ा नीचे सकाई ऊपर समांग। समांग और सकाई
ये उसी क्षेत्र में मिलते हैं। थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, यहां पर इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती हैं दोनों जातियां। ऑस्ट्रेलिया में कोई जाति किम्बिदु, एक किम्बिदु नाम की जाति है, जनजाति, वो ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। किम्बिदु, ये ऑस्ट्रेलिया की जनजाति है। यूं तो ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा होगा एक क्रिकेट खिलाड़ी खेलता था, नाम याद है उसका, जिसके बाल ऐसे वैसे ही मोटे मोटे रस्सी ऐसे थे। हाँ, नहीं, वो बैटिंग अच्छी करता था। मलिंगा तो यहाँ का है, नहीं, अफ्रीकन कंट्री है। नहीं सॉरी, मलिंगा श्रीलंका का, और यहाँ का एक और है, वो नहीं, वो जिम्बाब्वे का, जो बड़े बड़े बाल थे उसके, झाड़ियों जैसे बाल थे, प्योर नीग्रो था वो। मलिंगा तो श्रीलंका का है। वो एक बार अपने किसी खिलाड़ी ने उसको बंदर कह दिया था, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को। हैं? एंड्रयू साइमंड है, अच्छा, दिखता थोड़ा अजीब टाइप का है। वो वहां की मूलतः ऑस्ट्रेलियन प्रजाति का है, वो जनजाति है वो। तो किम्बिदु ये वहां की जनजाति है ऑस्ट्रेलिया की। इतनी सारी जनजातियां विद्यार्थियों अगर आपने अच्छे से तैयार कर ली तो परीक्षा में प्रश्न आप बड़े आराम से बना पाओगे। अब आपसे कोई कहे एनु कौन सी प्रजाति है? तीन में से तीन बड़ी जातियां जो आपको बताई, मंगोलाइड, ठीक है। इस भाग में मंगोलिया के पास जितने हैं वो मंगोलाइड, बस सिंपल है। कॉकेसॉइड गोरी प्रजाति है, यूरोप और अमेरिका की है, तो वहां कॉकेसाइड मिलेंगे सारे। विश्व की सबसे बड़ी जनजाति है कॉकेसाइड, दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कॉकेसाइड प्रजाति के ही हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी जनजाति है। विश्व की पहली जनजाति नीग्रोइड, नीग्रोइड पहली जनजाति है, और सबसे बड़ी जनजाति कॉकेसाइड है। इक्वेटर पे जितनी मिलेंगी सब नीग्रो प्रजाति की, सारे नीग्रोइड प्रजाति की कहलाएंगे, ठीक है। ये भी उसी से प्रभावित हैं। नहीं नहीं, ये जितनी भी नीचे हैं ये सब उसी से प्रभावित हैं, इसी के आसपास के क्षेत्र की हैं, तो इसलिए ये भी नीग्रोइड प्रजाति की ही है। तो जो जहां है वहीं उसका नाम आप दे सकते हैं। अब इक्वेटर के पास में आगे बढ़ोगे तो देखिए, अब जैसे समांग है इक्वेटर के पास में, तो नीग्रोइड प्रजाति की बोलोगे आप, ठीक है ना। ये बात अलग है कि इनका रंग रूप अब नीग्रो जैसा नहीं है, ये उस क्षेत्र में है तो ये पीले भी हो सकते हैं, पीले कलर के। तो इसका मतलब पीले कलर के कैसे हो गए? तो यहां इनका मिश्रण हुआ मंगोलाइड से। लेकिन इक्वेटर के पास में जितने होंगे उन सबको आप क्या बोलोगे? नीग्रोइड प्रजाति का ही बोलोगे। तो नीग्रोइड और मंगोलाइड के मिक्सचर से बनी जाती है ये समाज। ये जैसे किर्गिज इनकी बात करेंगे हम, तो ये मंगोलाइड प्रजाति की हो गई, क्योंकि ये मंगोलिया के पास में है। अब चूंकि किर्गिज ये गोरे रंग के हैं बहुत ज्यादा, मंगोलाइड ये पीले रंग के हैं, और तो इन्हीं का प्रभाव इन पे भी है। और साथ में यहां आक्रांता जब आए आक्रमण करने, तो आक्रांताओं का प्रभाव भी इन पर पड़ा होगा, तो अन्य जातियों के साथ इनका मिक्सचर हुआ होगा। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको ये लगाना है कि किस क्षेत्र में कौन सी जाति थी। ये पूरा क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, ये कॉकेसाइड का है, ठीक। ये कॉकेसाइड का प्रक्षेत्र है। ये वाला इक्वेटर के आसपास निग्रोइड है, विशेषकर अफ्रीका में निग्रोइड है। अगर अफ्रीका में निग्रोइड हैं तो उनका प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को आपको मिलेगा। हिंदुस्तान में इसलिए निग्रोइड इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये नीचे के भाग में या फिर अंडमान निकोबार में निग्रोइड जाति का है ये। तो ऐसे पूरे विश्व में सभी जातियां फैली और सभी एक दूसरे के मिक्सचर से बनी। तो मेरे ख्याल से अब बन जाना चाहिए आपसे। आज का चैप्टर इतना ही, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा है,
जनजातियों के बारे में जितनी मैंने आपको जानकारियां दी, आप उनको तैयार कर लीजिएगा। परीक्षा में ज़्यादातर प्रश्न इन्हीं से आते हैं। जय हिंद।